हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपका रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is emphysema. Emphysema is a very important topic here. Emphysema is the respiratory disorder causing by exercise, exercise of cigarette smoking and chronic bronchitis. Is either to the bronchioles is there available as a shake getter distractant is abnormally is a emphysema, resulting the loss of elasticity of this part and gradually due to the continuously distance of lung increasing in the size and the air remain in the lungs even after expirations. The emphysema can be prevented by the giving by smoking before a damage is done to be available and cause to the difficulty as a elasticity is the last irreversible. कहते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वातस्फीति। वातस्फीति जो होती है, वातस्फीति एक श्वसन विकार है जो अत्यधिक धूम्रपान और चिरकारी श्वास शोथ के कारण होती है। ठीक है, ये अधिक धूम्रपान करने वाले को तो होता है वातस्फीति होती है। ये जो है श्वसन नलिका तथा कुपिकाएं कोश को असाधारण रूप से फैल जाता है। ठीक है, असाधारण रूप से दोस्तों क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन भागों की प्रत्यक्ष समाप्त हो जाती है और लगातार होने वाले फैलाव के कारण धीरे धीरे फेफड़े का आकार बढ़ जाता है। अब वायु निष्पादन के बाद भी फेफड़े के भीतर बनी रहती है, यानी आपको फेफड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पता ही है कि कितने तरह बीमारी का कारण भी बन जाता है। वातस्फीति की रोकथाम कुपिकाओं को नष्ट होने वाले पूर्व धूम्रपान छोड़ देने से की जा सकती है। अब देखिए क्लियर बोल रहा है कि धूम्रपान छोड़ देने में ही आपकी भलाई है और आपके परिवार का और इस देश का भलाई है, क्योंकि देश का रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो कि मानसिक, शारीरिक और फिजिकली स्ट्रांग हो। वो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो सिगरेट और दारू पी के जा रहे हो देश की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मैं तो हैरान होता हूँ
कि जो फौज में होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वही सबसे अधिक इसका सेवन कर रहे होते हैं। अब इनके जिम्मा देश की सुरक्षा है, हमारे समाज की सुरक्षा का भार इनके ऊपर है, और यही लोग धड़ल्ले से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्यों? आखिर सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती है कि भाई आप तो सुरक्षा हो, हमारे देश का सुरक्षा करते हो, हमारे समाज का सुरक्षा करते हो, हमारे जो है बच्चों का सुरक्षा करते हो, और आप ही सिगरेट दारू पी रहे हो। फिर आपका लंग्स क्या करेगा? आपका बॉडी तो काम करेगा ही नहीं, तो आप क्या देश की रक्षा करोगे? लोग आपसे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप वर्दी पहन रखे हो, ठीक है, नहीं तो लोग आपको नहीं डरते हैं। अगर डरेंगे तब जब आपके पास मानसिक शारीरिक पावर होगा, तो वो तो आपके पास होता नहीं है। तो आप सिगरेट बीड़ी को अभी छोड़ दो, तभी आप देश के अच्छे भक्त कहलाओगे, देश के अच्छे पुत्र कहलाओगे। और जो व्यक्ति ये शराब दारू पीते हैं और देश की रक्षा करने में संलग्न हैं, समझिए कि देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सुख सुविधाओं के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि शराब जो है रक्षक को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रक्षक देखिए शराब जो होता है मानसिक तौर से जो है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। शराब पिए हुए व्यक्ति का कहते हैं ना, इस दुनिया में वो नहीं होता है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। उसके लिए तो बहन बेटी कोई सामान ही नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने। तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आज ही इसको शराब को छोड़ देना उचित है, क्योंकि इसका इलाज मुश्किल होता है, और क्योंकि ये जो है अनुक्रमणीय वापस नहीं लौट सकता, तो ये बहुत काफ़ी घातक सिद्ध होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज excretion. Friend, excretion is the important topic here. All animal possess the some mechanism of getting rid of waste substance produced in their body during to metabolic activity. There is a waste material in our body. It is a very toxic and poisoning. There is a during the metabolic activity is the most important here. The waste substance include carbon dioxide, water, urea, uric acid, and ammonia. Such substance can be harmful to remain in the body. So, besides the metabolic waste, excess of salt, sodium chloride taken to food, and H2O, and the even excess of the some vitamins need to the eliminated. The content of medicines and antibiotic too are they removed from the body in the urine. Removal of the harmfully unwanted product, especially nitrogen wastes, for the body is called excretions. Excretory is a system is a primary associated with the removal of nitrogen wasted. Friend, the harmful our body is the nitrogen waste is the most harmful product in our body. It is especially of nitrogen. There is removal of most important to our body, and the blood is the urine removed to the harmful unwanted product. There is a most important for us. The urea is the main nitrogen waste in our body. The urea is the main nitrogen waste in our body. It is formed by the breakdown of surplus is ammonium acid and nucleic acid in the liver. The blood transport urea to be a kidney for a filtration and removal in their form of urine. There is the most important kidneys, the filtrate, the removal and the form of ureas. There is the next topic is the mode of removal of nitrogen wasted. The mode of removal of nitrogen wasted here, depending upon the nitrogen wasted excrete of animal, can be classified as the aminosalics, ureutalics. So in the table give the category of animal and the base of nitrogen waste produce. Here table category of animal on the base of nitrogen waste is a produce. There aminosalics is the ammonia, highly toxic. Is the solubility in water the highly soluble, therefore need to the plenty of the water for excretion. The example fresh water, aquatic animal, and bony fish, amoeba. There is an example. And ureutalics acid means urea is a protective format of urea are the less toxic. Solubility in the water less soluble, thus the need for less water for excretions. Example mammals like a human, dog, etc. and the marine fishes and the amphibian like a frog and toad. There is a third is a ureutalic. Ureutalic category is the product formed to uric acid, least toxic, and the solubility in water here. The insoluble solid are semi-solid, need for very little water just to be a flashes of the uric acid. And there is the example of birds, reptiles, and insect also. The importance of excretion. How the importance of excretion? Excretion is necessary for the elimination of nitrogen waste
formed to during to the metabolism of protein, means amino acid and nucleic acid. Then the second is elimination of excess salt like sodium chloride, vitamins, vitamins, pigment from their breakdown of all RBC and contain medicine and drug, and there is also removal. The removal of excess of water, or it is a retention and the case of storage of water. This is the maintain the required quantity of water, means osmoregulation in our body. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि मल त्यागना। देखिए मल त्यागना जो है इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही जीव जंतुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन जो है प्लांट भी जो है अपना उत्सर्जन जरूर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। ठीक है, तो कहते हैं इंसानों के लिए जो है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ऐसा ना हो, अगर कभी उसकी शिकायत रहा तो हमारा दिनचर्या भी हमारा खराब हो जाता है। तो कहते हैं सभी प्राणियों में उत्सर्जन के दौरान जो है शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की कोई ना कोई विधि जरूर होती है। इन अवशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत आते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अवशिष्ट जैसे पौधों में होता है, ठीक है, जल हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और अमोनिया आदि, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। यदि इन पदार्थों को शरीर के भीतर अधिक समय तक तथा अधिक सांद्रता में बनाए रखा जाए तो ये जो है हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए जो है ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इन उपचारित अवशिष्टों को अतिरिक्त मात्रा में लिए गए लवण, उदा भोजन के साथ खाया गया नमक, ठीक है, जल और यहाँ तक कि अतिरिक्त मात्रा में लिए गए कुछ विटामिनों को भी बाहर निकालने जाने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कुछ अगर औषधि जो होते हैं, जो प्रति जैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं, को भी रुधिर में से मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के सभी हानिकारक अवांछनीय उत्पाद, विशेष रूप से नाइट्रोजन उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारे बॉडी से निकालने का प्रक्रिया है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। कहते हैं उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य प्रमुख है नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकालना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कार्य यहाँ पर रखता है। कहते हैं मानव शरीर में प्रमुख नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है यूरिया होती है और यूरिक युक्ति में यानी जो है युक्ति में अनावश्यक मात्रा से मौजूद एमिनो अम्ल और न्यूक्लियस अम्लों को विखंडन से उत्पन्न होती है। रुधिर इन्हें जो है निषादन के लिए और मूत्र के रूप में बाहर निकाले जाने के लिए जो है बुक्कों में पहुंचा देती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किडनी में ही सारा कार्य होता है। यहाँ दोस्तों बुक्कों का मतलब होता है किडनी की बात किया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं उसके बाद नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकाले जाने की विधि। अब ये जो है अवशिष्ट पदार्थ उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, तो इसका भी अपना एक तरीका है निकालने का। देखिए सभी जीवों में अपना अपना रूल रेगुलेशन होती है। जैसे मैंने अभी बोला भी है कि प्लांट का अपना होता है बेस्ट। प्लांट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस जो गोंद के रूप में बाहर निकली हुई होती है, आपने देखा भी होगा, वो उनके अवशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने अवशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अवशिष्टों के बाहर निकालने की विधि क्या है। कहते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्टों को उत्सर्जित किए जाने के आधार पर प्राणियों को 3 श्रेणियों में जो है अमोनोन्यूरोलॉजी, यूरोसर्जी और यूरोकोसर्जिस में वर्गीकृत किया गया है, जो कि तालिका में भी इसको दर्शाया गया है, जो यहाँ पर नीचे एक तालिका आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप देखोगे तो इसके साथ जो है उत्पादकों के साथ यानी विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन जो है अवशिष्टों के अनुसार प्राणियों के श्रेणी यहाँ रखा गया है। अब इसमें श्रेणी दी गई है, बनाने वाला उत्पाद दिया गया है और जल में इनकी घुलनशीलता कितनी है इस बात को यहाँ दर्शाया गया है और लास्ट में जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष होता है अमीनोयोसर्जी। अमीनोसर्जी जो होती है दोस्तों, ये जो है बनने वाला उत्पाद जो होता है अमोनिया होती है, जिसमें अति विषैली होते हैं। ये जल में घुलनशील जो होती है अति घुलनशील होती है, इसलिए उनके उत्सर्जन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे आप जान सकते हो कि जलीय प्राणी आते हैं जैसे अस्थिबोनी, मछलियाँ और अमीबा जो है इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं में से आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यूरियोसर्जी। यूरियोसर्जी जो होता है यहाँ पर यूरोटैलिक्स कहते हैं इसको। इसमें बनने वाला उत्पाद जो होता है यूरिया ही होता है और कम विषैली लेकिन होती है, लेकिन इसमें जल में घुलनशीलता के रूप देखा जाए तो कम घुलनशील होती है और इसके उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण में आप देखोगे सारे स्तनधारी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें मानव, कुत्ता आदि, समुद्री मछलियाँ और उभयचर यानी एम्फीबियंस जैसे मेढक, टोडा आदि सब सम्मिलित इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है
यूरोकोसर्जी, यूरोकोटालेक्स यानी यूरोकोसर्जी कहते हैं इसको। ये यूरिक अम्ल सबसे कम विषैली होती है। ये जो घुलनशीलता में है, ये अघुलनशील ठोस तथा अर्ध ठोस स्वरूप इसके विसर्जन के लिए केवल थोड़े से पानी की आवश्यकता इसमें होती है। और इसका एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष होगा, पंछी होगा, सरीसृप होगा तथा कीट होगा, यानी सांप होगा, इसी कैटेगरी में आते हैं। अब कहते हैं उत्सर्जन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है ये उत्सर्जन करना। तो कहते हैं इससे जो होता है दोस्तों, जो प्रोटीनों अमीनो अम्लों के उपचार के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो ये आपको कई मायनों में बीमार कर सकता है और इवन की जान तक भी चली जाती है लोगों की। कहते हैं सोडियम क्लोराइड जैसे लवण विटामिन पित्त और वर्णकों में पुराने आरबीसी के विघटन से बने होते हैं तथा कुछ औषधि जैसे प्रतिजैविक एंटीबॉडी को बाहर निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो जो है हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कहते हैं अतिरिक्त जल का बाहर निकाला जाना प्रासरण नियमन यानी ऑसो में रेगुलेशन कहलाता है। इसे हिंदी में हम प्रासरण नियमन कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑसो रेगुलेशन कहते हैं। जल को अभाव होने पर जल के भीतर रोके रखना, यानी इसका काम जो होता है, जल का अगर अभाव होता है तो जल के जो है शरीरों में ही वो कैप्चर कर लेती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ कार्य इसका रखता है। The next topic is excretory organ in a cockroaches. When excretory organ in cockroaches is also present here, the cockroaches are the adopted to the territories life and possess to the excretory organs called to the Malpighian tubulus. There are Malpighian tubulus here. There is excretory uric acid, which is the almost insoluble in water. And second is the Malpighian tubulus are long blind-ended tubulus attached to your alimentary canal at the junction of the mid and hindgut. The mid and the hindgut here present of cockroaches. There is the abdomen and there is a bathing in the hemolymphos is the blood of insect. Here showing this diagram, there is excretory organ of cockroaches. There is a show of the Malpighian tubulus of here. There is small particles. There is a as a very cilia is like there, and the excretory organ cockroaches is the show on the is a large definition. There is salt water nitrogen waste here, and Malpighian tubulus is also present here, and faces and the urine there side and rectums also present, and intestine is the hindguts and the midguts, and is absorption of the H2 ions and the available organic molecules there here. It is the most important diagram for the exam view. The cell or tubulus removed to the nitrogen waste here and contains salt from their hemolymphos and the pumps them into the lumens of the tubes. And the fluid passes to the hindguts and it is a process get concentrated. And the third point is that this is a concentrated fluid then to move into the rectum and is excreted as a concentrated urine along with the feces. And the most of the salt and water is pumped back into the hemolymphos by the Malpighian tubulus, and it is this may be a nitrogen wastes are eliminated as a almost dry matter. There is the eliminated as the almost dry matter for here. There is the next point here, a excretory organ in human. And there is the human excretory system is a pair of kidney. There is a pair of kidney, a pair of urethra. There is a urinary bladder is a urethra. There is a kidney or a beam to the shape organs located in the other side of the vertebral columns into lower abdominal cavity. The kidney is the most important as a play of the role of human body. On the concave meridian of the each kidney there is a nodes of called to the ilums, which they lead into the funnel shapes as the shape is called to renal pelvis. And the renal pelvis is surrounding by on the outer layer of tissue called to the renal cortex and is the inner layer of tissues called to the renal medulla. The renal medulla is their inner layers, and kidney filters the metabolic waste from to the blood and excreted them as a liquids called to the urine. They are most important for the blood and excrete them to liquid fluids called to urine. As a kidney from the urine, they also maintain to normal consumptions of their blood, fluid and the salt balance throughout their body tissue.
The kidney filter metabolic waste. It's the most important. Kidney filter metabolic waste from blood and scatter them to the liquid is called urine. The absorbed for their kidneys is the metabolic waste are filtered. The fluid like the balance of the body tissue. The uniformity in the kidney is the growth of the urine blended by the two holes muscular tubes called uterus. There is a most important uniformity to the kidneys is both there is a urine blended by the holes of the muscular tubulus. And the next is the urethra is a small tube that lead to urine to be outside of the body. And next is a from urinary bladder. Urine is a passes outside while the urethra is during the urinations. Momentings of urinary bladder is called micturations. Micturation here show the picture here. There show the two kidney is the piece-like shape. There is a right renal veins and the right kidneys here, and the left renal arteries and cortex and medulla, and left kidney is cut open show the internal structure. There is the most important part uterus and the muscular balls and the upper shaded and lower sphincter and urethra. There is a bladder is cut open show the internal structure. There is a skeletal organ of human. There is a most important view of the exam view. There is a diagrams come to the many exam. So learn there. तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है तिलचट्टे के विसर्जन अंग के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इसके सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पहले हमने इसके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम इसके विसर्जित अंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता और ये क्या विशेषताओं के साथ जो है अपना जीवन यापन जो है नेचर में करती है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। तो सबसे पहले बात तो यही कहते हैं कि तिलचट्टे कुछ स्थलीय जीव के लिए अनुकूल होते हैं और उनके विसर्जन अंग का जो है मैल पीगी नालिकाएँ कहते हैं, यानी इसको जो है मैल पीगी जो है उसको हम नालिकाएँ कहते हैं। ये जो है प्राणी यूरिक अम्ल तथा विसर्जन तंत्र जो पानी से सर्वदा घुलनशील होते हैं। ठीक है, मैल पीगी जो है नालिकाएँ लंबी अलग सिरे पर एक बंद नालिका ही होती है, जो कि मध्यस्थ और पश्चत्र के संगम पर जो है आधार नाल में खुलती है। ये नालिका उधर भाग में जो स्थित होती है और जो रुधिर नालिका यानी हेमोफिलिस कीटों का जो रूपों में जो है डूबी रहती है। कहते हैं इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके बारे में हमने जानना है। यहाँ पर एक डायग्राम भी शो किया गया है इसके बेस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टे का विसर्जन अंग दिखाया गया है, आप देखोगे तो मैलपिंगी जो नालिका यानी ये धागे नुमा शेप में आपको दिखेगा, यानी ये जो होता है सीलिया के जैसे दिख रहे होते हैं, जो कि इसका यही जो है इसका विसर्जन अंग कहलाता है। अगर आप इसको जो है वेरीफ यानी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करोगे तो कुछ दूसरा जो डायग्राम है उस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पर देखोगे कि पदार्थ दिख रहे हैं, अपशिष्ट मेलापिगी नालिका दिख रही है, मल और मूत्र भी दिख रहे हैं, गुर्दा दिख रही है जहाँ से ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, मलाशय रेक्टम आंत, ठीक है, मध्य आंत्र, यानी सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो कह सकते हो कि देखो कवरुच होने के पश्चात भी इसमें हर चीज़ जो है प्रेजेंट है, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। तो कह सकते हो कि ये बहुत ही विशिष्ट है, ठीक है, नेचर में। उसके पश्चात कहते हैं कि इस नालिकाओं में कोशिका रुधिर लसिका यानी हेमोफिल्म्स में जो है नाइट्रोजन अपशिष्ट और कुछ अगर लवणों के जो है बाहर निकाल लेती है और इन्हें नालिकाओं को जो है अवकाशिका छोड़ देती है। यह तरल जो है चात जो है पहुंच जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान जो है गाढ़ हो जाता है, यानी यह संदर्भ तरल एवं मलाशय में पहुंच जाता है और आंत मूत्र के रूप में मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है मल में पहुंचता है और संता मूत्र के रूप में मल के साथ जो है ये बाहर निकल जाता है। कहते हैं मैलपीगी जो होती है नालिका अधिकांश लवण और जल के वापस रुधिर लसिका यानी हेमोफिल्म्स ये भेज देती है और इस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज जो है सर्वथा जो है खुश्क पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ चाहे किसी के लिए भी हो सही नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है हमारे समक्ष मानव के उत्सर्जन अंग। अब मानव में ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, देखिए मानव जो है श्वसन तंत्र में यंग होते हैं, एक कहते हैं एक जोड़ी जो है किडनी के साथ, एक जोड़ी किडनी होते हैं जिसको मटर शेप आपको दिखता है, एक जोड़ी है मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय और एक जो है मूत्र मार्ग होता है जहाँ से जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। कहते हैं किडनी सेम के बीज की आकृति की होती है, आपने सेम के बीज देखा होगा, ठीक है, तो सेम के बीज की आकृति की तरह जो है किडनी आपको दिखेगा, ठीक है, और ये निम्न उदरित गुहा में जो कैसरुदंड के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं, यानी आप कहोगे तो बैकबोन के
साइड में जो है ये दोनों स्थित होते हैं। प्रत्येक किडनी की अवयव यानी जो बुक की अवयव मध्यवर्ती कोर पे हाइलम्स नामक एक खांची होती है जो भीतर की तरफ एक कीपकार अवकाश में खुलती है, जिसे हम बुक का द्रोण या रेनस पेब्लिक्स कहते हैं। बुक श्रेणी उन उत्तकों का एक बाहरी परत से जिसके हम बुक पल्टिकुलिटी यानी कॉर्टेक्स रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक बुक मध्यास यानी रेनल मेडुला कहते हैं नामक ऊतक की एक भीतरी परत से एकदम घिरी हुई होती है। यानी दोनों यानी रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के साथ ये क्या होती है, घिरी हुई होती है। कहते हैं किडनी उपचाई अपशिष्टों को रुधिर में से छान लेती है। आपको पता ही होगा कि जब हमारी बड़ी आंत में पच जाता है भोजन तो वो किडनी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। ठीक है, तो इसमें जो है किडनी के लिए ये भेज दिया जाता है और किडनी का काम होता है कि जो इसमें से जो यूरिन होता है उसको अलग करता है। जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो जो है ब्लड के रूप में आपको फॉर्मेशन होती है और ये बॉडी के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर बॉडी इसको न्यूट्रलाइज करती है। तो यहाँ से जो है यूरिन बनती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो तो निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट तत्व है उसको बॉडी जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रकार जो है किडनी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं बुक्कक के भीतर मूत्र बनते समय जो है बुक्कक यानी किडनी संपूर्ण शरीर के रुधिर तरल और लवणों का संतुलित भी बनाए रखते हैं। तो यहाँ से जो है बॉडी में संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होती है। कहते हैं बुक में बना मूत्र नाली नामक दो पेशीय नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में पहुँचाया जाता है। मूत्र मार्ग एक छोटी सी नली होती है जो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकाले जाने को जो है हम जो है मिक्टुरेशन कहते हैं यानी मूत्रण कहते हैं। तो इसमें जो है किडनी दिखाया गया है जो कि विशिष्ट है। ठीक है, किडनी के शेप आप देख सकते हो जो कई मायनों में एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं इस डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना। अब देखोगे कि जो सीम के बीज होते हैं उस तरह से दो यहाँ पर जो है किडनी दिख रहे होंगे, जिसको यहाँ पर दायां बुक्कक और बायां जो है बुक्कक धमनी दिखाया गया है, बुक्कक दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दायां बुक्कक सिरा दिखाई गई है और बायां बुक्कक धमनी दिखाई गई है और इसमें यानी कॉर्टेक्स बलकुट दिखाया गया है और उसके बजाय मेडुला भी नीचे दिखाया गया है। वल्कुट कॉर्टेक्स आप देखोगे पूरे पार्ट को कह रहे हैं और जो यहाँ पर मध्यस्थ यानी मेडुला जो है ये धागानुमा संरचना को दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मूत्रवाहिनी के जोड़े होते हैं, इधर भी मूत्रवाहिनी होती है इधर भी होती है। बायां बुक दिखाने के लिए कटा हुआ भाग भी दिखाया गया है। उसके पश्चात नीचे के पार्ट में जो होती है पेशीय भित्ति होती है और ऊपरी जो है अवरोधनी होती है, मध्य अवरोधनी मूत्र मार्ग होता है और ये जो है मूत्रमास का आंतरिक संरचना दिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर है इसमें क्या। तो here the structure of kidney, the macroscopic structure of kidney, the here shown in the figure, the kidney contain a large number of minute tubular structures called to the nephron. There are the localized partly in the renal cortex and partly in the renal medulla. They are from the urine and drain to the ultimately into the pelvis of the kidney from where the uterus transport the urine to the urinary bladder. The nephron are the structure and functional unit of kidney associated with the blood vessels and capillaries. There are about 1 million nephron in each kidney, which is the filter about 180 liters of fluid per day. Most of it is reabsorbed. There is the most important thing is 180 liter fluid per day has a filtrate. It is the most important work for the kidney. Each nephron can be divided into two regions. Is the proximal nephron and the loop of Henle. There is a proximal nephron and the loop of Henle. There are further structure and the function component of a nephron is a flowing given there. The first is renal corpuscle is the composed of the curve-shaped Bowman's capsule and is a tuft to the capillaries equal to the glomerulus, and the glomerulus receives blood from a branch of renal arteries. And the second is a proximal convoluted tubes and mean PCT, and the third is descending limbs of loops of Henle, and fourth is the ascending limbs of loop of Henle. A fifth is the distal convoluted tube DCT and the connected duct. And connected duct all the nephrons join ultimately from the renals and pelvic from the where the uterus arise. And the eighth is a peritubulars blood capillary passing over the tubulus join and form the renal veins. Here show the macroscopic structure of human kidney. There is a large show of the
microscopy structure. There is a show the nephron tube as a two types is the nephron here shown in the picture. Labrous capsule also present cortex medulla. Cortex here and medulla is also here present of is a dot shaped, and pyramid is a block of the medulla projecting into the public and the open collection to and their duct, and the retinal arteries also present and probably their expanded organ their uterus, and the uterus is also go west to the gallbladder. There is a macrostructure of the human kidney is the most important for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आया है कि बुक की संरचना किस प्रकार है, तो ये बहुत जानना जरूरी है कि किडनी की संरचना किस प्रकार होता है, यानी किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए किडनी की सूक्ष्म संरचना यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं बुक में जो है असंख्य जो है सूक्ष्म नालिका संरचना होती है। अपने जानते ही हो कि इसमें एक नहीं होती है, असंख्य होती है, ठीक है, जिन्हें हम बुक नेफ्रॉन इन बुकक नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात बुक जो है वालकोट के भीतर स्थित होती है और आसान जो बुक मध्यस्थ का कार्य भी यहाँ पर करती है। इसमें मूत्र बनता है और ये उस अंत बुक की श्रेणी तक ले जाते हैं जहाँ मूत्रवाहिनी मूत्र को जो है मूत्राशय तक ले जाती है। नेफ्रॉन बुक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसमें जो है रुधिर वाहिकाएँ और कोशिकाओं भी पहुँचती है। प्रत्येक बुक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कम से कम जो इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पीएमटी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि प्रतिदिन क्या करते हैं 180 लीटर तरल का निष्पादन करते हैं। देखिए एक किडनी जो है कम से कम 180 जो है लीटर तरल का जो है निष्पादन करते हैं, छानते हैं, जिसमें अधिकांश भाग जो है पुण्य अवशोषित हो जाती है, ठीक है। और प्रत्येक नेफ्रॉन 2 क्षेत्रों में बांट दिया जा सकता है, जिसका हम नाम देंगे समीस्थल नेफ्रॉन और हेलन लूप के नाम से जाना जाता है। अब कहते हैं इनके कुछ विशेषताएं भी है, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी है। तो ये देखिए क्या है, कहते हैं बुक कणिका यानी किडनी जो है जो कि फ्लैपनुमा वेलोटन संपूल और कोशिका के एक गुच्छा जैसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं से बना होता है। कहते हैं कोशिका गुच्छ में रुधिर बुक्कक धमनी की एक शाखा से आती है, ठीक है। उसमें उससे पश्चात दूसरा जो है समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी पीसीटी के नाम दिया गया है, समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी पीसीटी। उसके बाद है हेनल लूप की अवरोधी भुजा, हेनल लूप्स की जो है अवरोधी भुजा यहाँ पर दर्शाया गया है। हैंस लूप की आरोही भुजा भी यहाँ पर आपको दिखेगा। कहते हैं दूरस्थ संवाहली नालिका जो है डीसीटी का अपना एक कार्य होता है, जिसको हम दूरस्थ संवाहली नालिका के नाम से जानते हैं। उसका 6वां पॉइंट है संग्राहिक वाहिनी, ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं इसके। उसके पश्चात है हमारा सभी नेफ्रॉन के संग्रह वाहिका जुड़ी जाती है और अंततः जो है श्रेणी बनती है जहाँ जो है मूत्रवाहिनी निकलती है। उसके बाद 8 पॉइंट है परिनालिका रुधिर कोशिकाओं के ऊपर फैली हुई होती है, यानी ये जो होती है फैली हुई होती है और ये सभी मिलकर जो है बुक सिराएँ बनाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना विस्तृत है, ठीक है, कितना एक अलग है। इसमें देखोगे कि बुक के 2 प्रकार दिखाए गए हैं आपको डायग्राम में। लिब्रस सपोर्ट भी दिखाया गया और वेकोट कॉर्टेक्स और जो मेडुला को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। मेडुला जो है आप देखोगे कि डॉट फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ कॉर्टेक्स जो है ऊपरी परत दिखाया गया है। उसके पश्चात अगर देखोगे पीछे साइड से तो यहाँ पर दिखेगा आपको पैरामेडुलर का एक ब्लॉक श्रेणी दिखाया गया है, ठीक है। उसका संग्रह वाहिका खुलने वाला मार्ग, उसका बुक्कक धमनी दिखाया गया है और मूत्र वाहिनी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया जो कि आगे लेके जाता है। अब हमारे समक्ष आता है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में जो है हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Our next important topic is formation of urine. Means nephron carry out excretory and the osmoregulatory function is the following step. The first is ultrafiltration. Second is a selective reabsorption and third is a tubular section. Tubular secretion is the most important here. The first is the ultrafiltration. So here each glomerulus is a capillary received to blood flowing to under high pressure through a branch of renal arteries. There is a continuous process of ultrafiltration under to the pressure. All small molecules like a water, glucose, mineral, amino acid, urea, and uric acid are filtered out of the blood plasma into the Bowman capsule through their capillaries wall. Protein remain in the glomerular blood.
Thus, is the protein free filtrate is collected in the lamens of the dominus capsule. The hydrostatic pressure of the circulating blood provides the pressure for filtrations. And second is a selective absorption of the tubular absorption. Then as the regular filtrate flow through their tubulus, several substances useful to their body such as glucose and amino acid and mineral iron need to maintain the water and salt balance are absorbed through their balls of renal tubulus. The blood capillary passing over the nephron absorb their substance. The first is about 65% to 85% of filtered is dissolved to the proximal converted tubulus. It means PCT, and is include to water, glucose, amino acid, and salt. And second is about 5% of water is absorbed in the descending limbs. And C is ascending limbs is impermeable to the water, and as only salt are bed to air. And D is in the distal conventional tubulus DCT, and the collection duct of sodium positive is resolved under to the filtrate of the hormones aldosterone. The hormone is aldosterone secreted by the adrenal cortex, and the water absorbed under to influence of ADH, antidiuretic hormones secreted by the posterior pituitary. And third is tubular secretions. The cell of the renal tubulus also directly secrete the content to unwanted substance from to the blood into the filter. This includes uric acid, means K positive ion, and ammonia. The filter is known as the urine. There is storage of urine here. The urine pass into the urinary bladder is by urethra and the stored there. The bladder can be hauled of 400 to 500 centimeter of urine. When about 200 centimeter cubes or more urine get collected in their urine bladder. Friends, the most important thing here is a bladder can be hauled 400 to 500 centimeter cube of urine, and 200 centimeter cube or more urine get collected to urine bladder, scratching receptor and stimulate or leading to be desired to the discharge urine. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि मूत्र निर्माण। देखिए जो मूत्र का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। कहते हैं बोका कि नेफ्रॉन जो सर्जित और प्रासरण नियम कार्यों को जो निम्नलिखित चरण में पूरा करती है, यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर कहते हैं 3 चरण में जो है कंप्लीट होती है। पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम परनिष्पादन कहते हैं, परनिष्पेदन कहते हैं, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया है। दूसरा है चयनात्मक पुण्य अवशोषण। चयनात्मक पुण्य अवशोषण मीन्स है सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। एंड जो थर्ड है वो है नालिकाएं स्वायत्त, यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन, नालिका स्वायत्त। ठीक है, तो पहला जो आता है हमारे दोस्तों प्राणियदन, यानी प्राणियदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अपनी एक भूमिका है। कहते हैं प्रत्येक कोशिका गुच्छा की कोशिका में रुधिर बुका धमनी की एक शाखा से उच्च दाब के साथ आता है, और यहाँ जो प्रतिनिधित्व दाब के साथ निषेधन की प्रक्रिया अवांछनीय रूप से होती ही रहती है। सभी छोटी छोटी अणु जैसे जल, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल को जो है रुधिर प्लाज्मा में से निषेधन हो जाते हैं, और ये जो कोशिका के भित्ति के जरिए जो है बेमेंस स्फुट में पहुंच जाते हैं, और प्रोटीन कोशिकाओं के गुच्छे के रुधिर से ही रह जाता है। इस प्रकार जो प्रोटीन मुक्त निष्पादन मूवमेंट जो स्फुटिक की अब कोशिकीय में जो है एकत्र हो जाता है, और निष्पादन के लिए आवश्यक दाब परिसंचारित रुधिर को जो है द्रव्य शैक्षिक दाब से प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है दूसरा पॉइंट जिसको हम सिलेक्टेड जो है रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी चयनात्मक पुण्य अवशोषण या नालिकीय जो है पुण्य अवशोषण कहलाता है। इसमें बात यही आती है कि जो है कोशिका गुच्छ निषेधन जब नालिकाओं में से होकर गुजरता है तब उसमें से शरीर के लिए अनेक आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और खनिज आयन जो जल और लवण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं भूख नालिकाओं की जो है भित्तियां के जरिए पुण्य अवशोषित भी कर लिया जाता है, और यहाँ भूख यानी नेफ्रॉन के ऊपर से होकर ये गुजरती है और रुधिर कोशिकाओं को उन पदार्थों को अवशोषण भी कर लेती है। कहते हैं इसमें कुछ बातें दिखाई गई है जिसमें कुछ पॉइंट जो दर्शाया गया है। कहते हैं निषादन का जो है लगभग 65 से 85% भाग समापक्ष या सर्वित नालिका यानी जो है पीसीटी में पुण्य अवशोषित हो जाता है। इसमें जल जो है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और लवण आदि शामिल होते हैं। देखिए यहाँ जो पीसीटी में जो अवशोषित होती है ऑब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जल, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल।
कहते हैं लगभग 5% जल का पुण्य अवशोषण अवरोही भुजा में ही हो जाता है, यानी 5% जल का जो है यहीं पे जो है अवशोषित हो जाता है, यानी वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अवरोही भुजा जल के लिए अप्रास्य होती है, अंततः केवल लवणों को ही यहाँ पुण्य अवशोषित होता है। इसमें जो बताया गया दूरस्थ सर्वाधिक नालिका यानी DCT, देखिए DCT का अपना एक कार्य होता है और ये संग्रह नालिका में जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो है स्वतंत्र करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको काफ़ी जो है सिक्रेशन जो है अधिक बोक्कक लिक्विड द्वारा संवर्धित किया जाता है, यानी ये जो है बेलकुड यानी मेडुलास में जो है संवर्धित होती है कि प्रभाव में जो है सोडियम का पुण्य अवशोषित हो जाता है। तब पश्चात पीयूष ग्रंथि द्वारा स्वेत ADH यानी एंटी डायरेक्टिक्स हार्मोन प्रतिमूलक हार्मोन के प्रभाव से जल का पुण्य अवशोषित हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समझ है नालिकीय स्वेद, यानी इसका मतलब यही दोस्तों हुआ कि बुक नालिका कोशिका कुक्षेकर अवांछनीय पदार्थ को सीधे ही रुधिर में निष्पादन में संवर्धित कर देता है। इसमें यूरिक अम्ल के पॉजिटिव एंड पोटाशियम आयन अमोनिया आदि सम्मिलित होते हैं। कहते हैं निषादन को अब जो है मूत्र कह सकते हैं, यानी ये जो है मूत्र अब बन गया है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट रखती है कि मूत्र का संश्लेषण जो होती है ये मूत्रवाहिनी में से गुजरता हुआ मूत्राशय में जाकर संचलित हो जाती है। मूत्राशय में लगभग कहते हैं कि 400 से 500 घन सेंटीमीटर मूत्र संग्रहित कर सकता है। जब ये लगभग 200 घन सेंटीमीटर अथवा अधिक मूत्राशय में एकत्र हो जाता है तब विद्युत ग्राही यानी स्ट्रेचिंग रिसेप्टर ग्रोधित हो जाती है, जिसके कारण मूत्र त्यागने का इच्छा होने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कार्य संपन्न होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत